हेलो एवरीवन। सो आज हम देख रहे हैं एयर एक्ट, वाटर एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। जो हमने एक्शन पॉलिसीज की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें अभी तक मैंने 8 एक्ट्स आपको कवर करके दिए हैं। वो जरूर आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जो भी यहाँ पे 8 वीडियोस है, 8 सेशंस है। और जिनका इस बार प्रीलिम्स है, आई नो कि उनके पास अभी उतना टाइम नहीं है, तो वो एक रैपिड रिविजन सेशन मैंने लिया था संकल्प सीरीज में, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, जिसमें सभी एक्ट्स मैंने कवर किए थे। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन हो गया, क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में दिख रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। और लगभग लास्ट 10 साल में देखोगे तो 15 से 16 क्वेश्चन एक्ट्स एंड पॉलिसीज पे आए हैं। तो इसे जरूर देख लेना। इसके रिलेटेड जो नोट्स है वो सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहां पे फाइल सेक्शन चेक करो, वहां पे हैंडआउट भी मिल जाएगी जो शॉर्ट में आपको प्रिंटेबल नोट्स है, और दूसरे की क्लास के पीडीएफ भी नोट्स है, जो भी हो सके वो रेफर करो। तो पहला शुरू करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो सिंपली यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड करते कि इस पे कैसे आके गया था, या जहां पे ऑप्शन में था। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इस वेस्ट में होती है क्या? तो वैसे तो ऑप्शन ये तो गलत है, इसका आंसर ई वेस्ट है। अब ईपीआर फैक्टर क्या होता है वो हम आगे ई वेस्ट देखने वाले, तब हम इसको कवर करेंगे। और बायोमेडिकल वेस्ट में क्या होता है, तो सोर्स सेग्रीगेशन। सोर्स सेग्रीगेशन मतलब जो हॉस्पिटल से वेस्ट होता है, इसी को हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। जो हॉस्पिटल से निकलता है, या कोई लैबोरेटरी से पैथोलॉजिकल लैब्स होते हैं वहां से जो वेस्ट निकलता है, या कोई एनिमल एंड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो, इसी प्रकार के वेस्ट को हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसका पर डे कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, उसके रिलेटेड रूल्स इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में दिए हैं। तो इन्हीं का सोर्स सेग्रीगेशन, जैसे मैंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल किस फैक्टर पे वर्क करते हैं, सोर्स सेग्रीगेशन। तो सोर्स सेग्रीगेशन मतलब जहां से ये वेस्ट निकल रहा है वहां पे ही इसको सेग्रीगेट करे, सो दैट जो वेस्ट कलेक्टर होता है, जो इसको कलेक्ट करने जाएंगे, तो उनको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये इसका प्राइम पर्पज होता है। तो इसलिए सोर्स पे ही जब ये क्रिएट होगा वेस्ट, तो वहां पे सोर्स पे ही वो हॉस्पिटल के द्वारा ही ये सेग्रीगेशन होना चाहिए। तो पहले ऐसा तो लगभग 10 कैटेगरी में सेग्रीगेशन होता था। उसके बाद 5 कैटेगरीज हो गए, मतलब पहले 5 ऐसे कुछ थी कि ग्रीन कैटेगरी है, रेड कैटेगरी है, येलो है, फिर ब्लू है एंड व्हाइट कलर की कैटेगरी थी। बट अभी जो कैटेगरीज है वो 4 कैटेगरीज ही हमें यहाँ पे दिख रही है। तो इसलिए अगर यूपीएससी अभी क्वेश्चन पूछे कि कितने कैट, और ये क्वेश्चन आके भी गया है सॉलिड वेस्ट के रिलेटेड, वहां पे 3 कैटेगरी होता है। तो शायद बायोमेडिकल वेस्ट में भी अगर ऐसा पूछ ले तो याद रखना 4 कैटेगराइजेशन यहाँ पे दिखता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जिसमें 4 अलग अलग प्रकार के बिन में अलग अलग नेचर का जो वेस्ट है वो आपको डंप करना होगा। जैसे येलो बिन है तो वहां पे एनाटॉमिकल वेस्ट, बॉडी पार्ट्स वगैरह होगा। सॉइल्ड वेस्ट होता है, केमोथेरेपी से जो अगर कोई बॉडी पार्ट निकाला जाता है तो वो वेस्ट होगा। डिस्कार्डेड लिनन हो गए, मेडिसिन हो गए, है ना, लैबोरेटरी वेस्ट होगा, तो ये येलो बिन्स में आएंगे। फिर एक रेड बिन होता है जिसमें कंटेमिनेटेड प्लास्टिक बैग्स वगैरह रखी जाएगी, जहां पे मतलब ब्लड से इन्फेक्टेड अगर कोई होगा, सिरिंज हो गए, सलाइंस होता है, वो ब्लड इन्फेक्टेड, मतलब सिंपल याद रखने के लिए कि रेड ब्लड इन्फेक्टेड हमें दिखेगा, ऐसे प्लास्टिक बैग्स या जो कंटेनर्स हो गए उनको रखा जाएगा। उसके बाद है ब्लू बैग्स होता है, कि जिसमें ग्लास बॉटल्स हो गए या आर्टिकल्स हो गए या ग्लास के जो भी वेसल्स वगैरह होते हैं, तो उनको ब्लू बैग में रखा जाएगा। और ब्लैक में क्या है, ब्लैक जो बैग्स होती है उसमें नीडल्स विदाउट सिरिंज, ब्लेड्स, शार्प, ऑल मेटल, मतलब बेसिकली मेटल्स जो हो गए तो वो ब्लैक में रखे जाएंगे। जैसे ब्लेड वगैरह होता है या फिर सिरिंज होता है ना, तो वो डिफरेंट हो गए, तो वो इसमें ब्लैक बैग में रखा जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा मतलब ध्यान से देख लेना कि कहाँ पे क्या है। जहाँ पे हजार्डस से शार्प मटेरियल से वो ब्लैक बिन में हो गए। ब्लू में होगा तो ग्लास के मटेरियल्स ब्लू में हो गए। रेड होगा तो ब्लड इन्फेक्टेड होगा, तो अगर रेटेड प्लास्टिक अगर होगा, ब्लड इन्फेक्टेड रेटेड प्लास्टिक या कोई भी इन्फेक्टेड रिलेटेड टू प्लास्टिक, तो दैट विल बी रेड। एंड येलो मतलब एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट वगैरह हो गए, तो वो येलो बिन में हो गए। तो ऐसे 4 कैटेगराइजेशन अभी के लिए है। पहले कुछ अलग अलग रहते, इवन आप डब्ल्यू का भी अगर देखोगे तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंगली लगभग इसके कुछ 8 कैटेगरीज आते हैं। बट उतने डिटेल में हमें जाना नहीं है, तो याद रखना है सबको कि अभी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल रिसेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली 4 कैटेगराइजेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट है फिर, अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें काफी डिटेल इनके रूल्स के पीडीएफ में भी आप जाओगे तो काफी डिटेल्स वगैरह दिए है कि कौन से वेस्ट होते हैं। ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स में अटैच करके दे दूंगा कि एग्जैक्टली रूल्स क्या है। बट अभी नहीं पढ़ना है उसको डिटेल में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। नॉर्मल आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन से रूल्स आएंगे, क्या इसमें क्या क्या वेस्ट डंप होता है। तो बढ़ते आगे, बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही याद रखो। येलो होगा तो एनाटॉमिकल वेस्ट है, ह्यूमन हो एनिमल हो। उसके बाद रेड होगा तो ब्लड इन्फेक्टेड वगैरह ऐसे कुछ प्लास्टिक हो गए वो आएंगे। व्हाइट होगा
बट वाइट कैटेगरी अभी फिलहाल के लिए तो नहीं आती है, बट ब्लैक कैटेगरी होगी तो वो यस उसमें शार्प मेटल्स वगैरह कुछ रखे जाएंगे, एंड ब्लू होगा तो ग्लासवेयर्स हो गए। उसके बाद है कि रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे रूल्स में बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको लैंड ऐसा कुछ प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहाँ पे बायोमेडिकल वो डिस्पोज कर पाए। तो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। A disposal by deep burial is permitted only in rural or remote areas where there is a no access to common biomedical waste treatment facility. ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये एक्सट्रीम लग सकता है कि ओनली इन रूरल और रिमोट एरियाज में करना है कि इसका डिस्पोज, तो यस इट इज करेक्ट। ओके, तो ये एक फैक्टर नोट करके रखना। बाकी एम्बिट में एक्स्ट्रा मतलब इस रूल्स में और एक्स्ट्रा चीजें क्या है कि जैसे वो वैक्सीनेशन कैंप्स कंडक्ट करना या ब्लड डोनेशन कैंप से, सर्जिकल कैंप से, इन अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को भी ये मॉनिटर करते हैं या फिर उसको कंडक्ट भी करता है। एंड बाकी और एक पॉइंट है इसमें कि इसी रूल्स में बताया कि जो प्लास्टिक बैग्स है वो पहले क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स होती थी, तो उनको भी फेज आउट करो। और उसका कुछ डेट 2016 वगैरह दिया था कि जहाँ पे ग्लोव्स हो गए या ब्लड की बैग्स हैं तो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स होगी, तो उसमें जो मतलब हॉस्पिटल में यूज किया जाता है उनको 2 साल के अंदर, 2016 से 2 साल के अंदर फिर उसको फेज आउट करें क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स को। बाकी इनके फिर लोगोज वगैरह दिए हैं कि बायो हजार्ड हैंडल विद केयर, ऐसा लोगो होगा तो बायो हजार्ड हैंडल विद केयर होता है। एंड साइटोटॉक्सिक हजार्ड सिंबल ये है कि हैंडल विद केयर, ऐसा एक सी, मतलब ये दोनों सिंबल है तो वो इसी रूल्स के अंडर मेंशन है। बाकी सेंट्रल लेवल पे जो ये रूल्स को कंप्लायंस उसका प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए सेंट्रल लेवल पे है सीपीसीबी। स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज वो उसको उसके कंप्लायंसेस चेक करेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि जो इस बायोमेडिकल रूल्स, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है तो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चेक करेंगे। बाकी जैसे मैंने कहा डब्ल्यूएचओ के कुछ 8 कैटेगरीज है, वो भी एक बाद में आप देख लेना कि उनका थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कलर से भी कुछ डिफरेंट है कि जैसे इन्फेक्शियस वेस्ट है, शार्प है। तो इतना ही याद रखो कि डब्ल्यूएचओ के अंडर कुछ 8 कैटेगरीज आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। बस याद रखना 4 कैटेगराइजेशन है और सोर्स सेग्रीगेशन, सोर्स सेग्रीगेशन पे ये काम करता है, ना कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोर्स सेग्रीगेशन मतलब जहां से ये वेस्ट निकल रहा है उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलग अलग करके दे दे, सेग्रीगेशन करके दे दे। और वो कितने सेग्रीगेशन कैटेगरी में है, 4 कैटेगरी में, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है ई वेस्ट, ये है प्रोड्यूसर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी एप्पल कंपनी है या कोई लैपटॉप की लिनोवो कंपनी है तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो कंज्यूमर्स को, कस्टमर को, तो आप ऐसे प्रकार से बेचो कि वो आपके पास वो वेस्ट फिर से आ जाए, मतलब प्रोड्यूसर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहता है। ये फैक्टर कुछ 2016 के बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में डाला गया था। तो देखेंगे हम इसके आगे चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सिंपली समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एनी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे होगा, चाहे ई व्हीकल्स भी हो जाए, फिर या आपके लैपटॉप है, टैबलेट्स है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन्स है ना, सभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, तो इसके और क्या टारगेट से वो आगे देखते हैं। जैसे ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि जैसे यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जिसमें ये बताया गया था कि ई वेस्ट हर साल बढ़ते जाएगा। एंड इसका एक 2024 का एक रिपोर्ट भी है, शायद रिपोर्ट पे भी आ सकता है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। ये कौन निकालता है, तो यूनिटार निकालता है। तो ये कि लगभग देखो उन्होंने बताया कि 5 टाइम्स फास्टर, ये हमें मतलब फास्टर दैन द डॉक्यूमेंटेड ई वेस्ट रिसाइकलिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा ई वेस्ट बढ़ते जा रहा है और उसका रिसाइकलिंग भी हमें बढ़ाना होगा एनीवे। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट आता है, तो बस याद रखना कि ये रिपोर्ट किसका है, द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, इट इज़ ऑफ यूनिटार। ओके, बाकी फिर ई वेस्ट में 2022 का कुछ रिसेंट डेटा है, मतलब जो भी अवेलेबल है, तो जिसमें इंडिया का देख सकते हो आप, मतलब ये तो एशिया का डेटा है, बट वैसे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज यूएसए, देन चाइना एंड देन इंडिया। ओके, और एशिया में हमारा सेकंड नंबर है, मतलब ऑब्वियसली बात है चाइना के बाद इंडिया है तो वैसे ही एशिया वहाँ पे सेकंड पे ही आएगा। तो ये थोड़ा एशिया का डेटा, मतलब उन्होंने हर कॉन्टिनेंट वाइज डिफरेंट डेटा दिए हैं, तो इंडिया यहाँ पे एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है, बट हाँ चाइना से कहीं कम है हमारा ई वेस्ट जनरेशन में। तो उसके बाद है कि ऐसा भी रिसेंट ई वेस्ट के रिलेटेड एक क्लिनिक हम कह सकते हैं, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक सेग्रीगेशन
फॉर सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग, ऐसा कुछ भोपाल एमपी में बनाया गया था। तो इसको देख लेना, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेशन, इंडिया फर्स्ट है ये। उसके बाद रही बात कुछ मिनिस्ट्री के डेटास की, तो इन्होंने बताया था कि 95% ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया इज रिसाइकल्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा रिसाइकलिंग करता है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर या अलग अलग सेक्टर, जहाँ पे मतलब मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी बोल सकते हैं, बट नॉट फॉर्मल सेक्टर पर्टिकुलरली, राइट। तो इनफॉर्मल सेक्टर से 95% तक यहाँ पे ये सोर्स को, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ई वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। देन स्क्रैप डीलर्स अनसाइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ इट बाय द बर्निंग एंड डिसॉल्विंग इट इन एसिड। तो अभी यही है कि फिर अगर कोई प्रॉपर कंपनी नहीं है, एक प्रॉपर कंपनी इसको प्रोसेस नहीं कर रही या रिसाइकल नहीं कर रही है, तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे स्मॉल स्केल पे चल रहा है, तो उसका जो ई वेस्ट के थ्रू जो निकलेगा तो वो प्रॉपर मैनेज नहीं होगा, एंड वहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेबर के लिए होने चाहिए वो भी शायद नहीं हो पाएंगे। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको हमें फॉर्मल सेक्टर में डेफिनेटली कन्वर्ट करना चाहिए, एंड गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पे इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो लेड आर्सेनिक, आगे मैं बताऊंगा कि इससे जो निकलने वाले केमिकल्स है वो काफ़ी डेंजरस है, जो कि आप इस पे भी एक क्वेश्चन आया था देखो 2013 में। इसमें से कौन से ई वेस्ट हो सकते हैं, जैसे बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ई वेस्ट है इसमें से। तो जैसे कि हेप्टाक्लोर इज अ पेस्टिसाइड, वो डेफिनेटली नहीं होगा, एंड प्लूटोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली वो हम ई वेस्ट में नहीं डालेंगे ना। तो यूरेनियम प्लूटोनियम डालने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि मोबाइल में इतने रेडिएटिव एलिमेंट्स होना मतलब काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप 4 और 5 भी कट कर दो, सॉरी 4 और 7 भी अगर कट कर देते हो, तो ऑप्शन एक ही बचता है वहाँ पे है, दैट इज बी। मतलब बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, मर्क्यूरी होगा एंड लेड होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखोगे तो ये है कुछ और ई वेस्ट। इसका हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको नोट्स भी बनाओ, जिसमें अमेरिकम है, लेड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, हेक्सावेलेंट है, क्रोमियम है, सल्फर है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम्स है, रिटार्डेंट्स है, पर फ्लूरो ऑक्टोनिक एसिड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, पीवीसी एक आता है। उसके बाद ये हो गया मतलब हजार्डस में आते हैं, हजार्डस कैटेगरी में, एंड बाकी है कि थोड़े जो रिसाइकलिंग एंड नॉन हजार्डस में हम कह सकते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, जर्मेनियम, गोल्ड, लिथियम, निकेल, सिलिकॉन, टिन एंड जिंक। ये भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये भी डेंजरस है, बट एक नॉर्मल रिसाइकलिंग नॉन हजार्डस वेस्ट अगर कैटेगरी हम कहें तो ये कुछ आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी है, मतलब ये भी रिसाइकलिंग नॉन हजार्डस वेस्ट में कंसिडर होते हैं। बट जो सबसे पहला मैंने पैराग्राफ दिया है वहाँ पे जो भी एग्जांपल्स दिए, दीज आर द मोस्ट डेंजरस वन कि जो ई वेस्ट में हमें दिखता है। तो इसकी लिस्ट ज़रूर देख लेना, इसके हेल्थ इम्पैक्ट जहाँ पे भी पॉसिबल है वो कवर करो, चाहे लेड हो, मर्क्यूरी, इसके हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या होता है, इवन अल्जाइमर, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज है, ये सारे इश्यूज आप यहाँ पे एसोसिएटेड देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी ये कहाँ कौन सा मेटल होता है या कहाँ कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो एक बार आप चेक कर लेना, कि जैसे सेरियम है वो लाइट बल्ब्स टीवीज में, ये मैं नोट्स में अटैच कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल में कवर करना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है और वो काफ़ी लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप इस नोट्स को, पीडीएफ नोट्स जो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ज़रूर इसको देख लेना। आगे बढ़ते अभी ये जो ई वेस्ट अब क्रिएट हो रहा है, हमने देखा कितने सारे डेंजरस इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, मेटल्स है, मेटालिक एलिमेंट्स है। तो ये हमें एनीवे रिसाइकल करने के लिए ही रूल्स है, और इसमें ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क करती है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल है, कि जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंश्योर सेफ्टी, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट एंड द वर्कर इन्वॉल्व इन डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑपरेशन। पेनल्टी फॉर वायलेशन यहाँ पे मेंशन किया है, इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस किया है इस रूल में। एंड अर्बन लोकल बॉडीज का भी ड्यूटी है टू कलेक्ट ऑर्फन प्रोडक्ट। ऑर्फन प्रोडक्ट अभी क्या होता है कि जो कंपनी के द्वारा रिसाइकल नहीं हुआ, या जो स्टेट के रेगुलेशन के अंडर भी अंडर कलेक्शन नहीं आया, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट की जो अभी कचरे में पड़ चुका है, कि जैसे अभी अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो, आपके पास एक पुराना लैपटॉप है, तो आप एक्सचेंज ऑफर में 2 से 3 हज़ार में आपको अगर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, तो आप उसको डंप नहीं करोगे, आप उसको एक्सचेंज ही करोगे। तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि जो एक्सचेंज नहीं हुआ, वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं डिस्पोज हो गया, या फिर कहीं पे कचरे में ही एक आधा पार्ट हो जाता है कि मिल जाता है, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे ऑर्फन, जिसका कोई वारस ही नहीं है ना। तो वो फिर अर्बन लोकल बॉडीज की ड्यूटी है कि वो
वेस्ट जो हम बाकी वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ही उसको कलेक्ट करें और वो प्रोसेसिंग के लिए भेज दें। बाकी तो और एक इसमें हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा प्रोड्यूसर जो होते हैं मतलब जो भी कंपनी वाले हैं जो इस वॉशिंग मशीन हो लैपटॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको ही इसके अंडर रिस्पॉन्सिबल किया है कि आप एटलीस्ट स्टार्टिंग विद अ 30% टारगेट इन द फर्स्ट ईयर इन 2016 एंड गोइंग अप टू 70%। मतलब ये क्या है कि जो भी अब मान लेते कि कोई 100 मोबाइल अगर एक कंपनी बना रही है प्रोड्यूस कर रही है, तो इनिशियली उनको एटलीस्ट 30% तो भी उसका रिसाइकिल करना है। मतलब कोशिश करें कि आने वाले कुछ पीरियड में वो 30% तक तो भी उसको जितना प्रोड्यूस कर रहे हो 100 प्रोड्यूस कर रहे हो तो 30 कुछ पुराने मोबाइल उनके पास आ जाए, मतलब जो एनवायरनमेंट में नहीं जाए। तो फिर इसलिए तो ऑफर दी जाती है कि एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह आपको दिए जाते हैं सो दैट वो इफेक्टिवली कलेक्ट हो। एंड बाकी फिर कि 70% मतलब आने वाले कुछ बाद में कुछ सालों में एग्जैक्टली ईयर नहीं बताया बट 70% तक जाए। मतलब अगर 100 मोबाइल बेच रहे हो तो 70 तो भी फिर से कहीं ना कहीं से आप पुराने मोबाइल आपके पास आने चाहिए सो दैट वो टारगेट वहां पे फिर वही है कि फिर वैसे ऑफर्स वगैरह आपको दिए जाते हैं सो दैट फॉर द एक्सचेंज है ना। तो वो कंपनी की ड्यूटी होती है। तो चाहे एसी के लिए हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप देखते हो एक्सचेंज ऑफर इसीलिए तो होता है क्योंकि ये कंपनी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको जमा करना है। और नहीं करते तो फिर अभी वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है कि उसमें भी जैसे कार्बन क्रेडिट्स होते हैं वैसे भी यहाँ पे क्रेडिट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया है। इवन रिसेंटली बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी ये फैक्टर ईपीआर तो पहले भी था बट अभी उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप कंप्लायंस नहीं करते तो उसके आपको मतलब कुछ फाइन लग सकते हैं। पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं वो भी लग सकता है। एक और एक स्कीम है जिसको डिपॉजिट रिफंड स्कीम कहता है, वो भी एक इसी ई वेस्ट के अंडर ही आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ओवर 21 प्रोडक्ट शेड्यूल 1 वेर इंक्लूडेड अंडर द परव्यू ऑफ रूल। मतलब जैसे कि आप कोई अगर एक प्रोडक्ट लेते हो, जैसे अगर एक मोबाइल ले रहे हो तो उसी मोबाइल को अगर आप खरीदने के टाइम जो एक अमाउंट होनी चाहिए कि जैसे समझ लेते हैं कि 10,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कंपनी आपको जो है वो एक्स्ट्रा थोड़ा चार्ज करके उसको मतलब जैसे कि 11,000 चार्ज करके बेचेगी और वो कहेगी कि अगर आपने इसको हमारे पास ही फिर से यूज करने के बाद आपने जमा कर दिया तो आपको जो 1,000 हमने एक्स्ट्रा लिया है वो आपको पे आउट किया जाएगा। इसे कहते हैं डिपॉजिट रिफंड। जैसे कि अभी एक बॉटल का भी एग्जांपल हम अच्छा ले सकते हैं कि पानी की बॉटल अगर हम यूज कर लेते हैं, 20 रुपए की बॉटल है पानी की, तो इससे पानी पीने के बाद अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आपको हम 5 रुपए रिफंड कर देंगे, बस आपको पानी पी के वही कहीं पे तो भी एक आधा यूनिट होगा वहां पे आपको डिपॉजिट करना है और उसका आपको 5 रुपए मिलेगा तो डेफिनेटली या क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हफ्ते भर में अगर मैं 4 से 5 बॉटल अगर पानी पी रहा हूँ या खरीद रहा हूँ उस बॉटल को तो उतना मुझे रिफंड मिलते रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो रिसाइकलिंग है उसका कलेक्शन जो है वो काफी इजी हो जाएगा। तो ऐसे स्कीम को कहते हैं डिपॉजिट रिफंड स्कीम। ये अलग अलग ई वेस्ट के प्रोडक्ट को लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसा स्कीम लगेगा। इसको कहते हैं डिपॉजिट रिफंड स्कीम। सो दिस इज ऑल अबाउट ई वेस्ट। तो ई वेस्ट थोड़ा अच्छे से डिटेल में करो। बाकी हमने देखा कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं इंडिया में अनकलेक्टेड रह जाता है, ऑर्फन भी हो जाता है। तो इसको जमा करने के लिए इंडिया को डिफरेंट एफर्ट्स लेने चाहिए। एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब वो आपको मैक्सिमम मैं कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, कल ही वो लाइव आ जाएगा। तब तक आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस के। बाकी प्लेलिस्ट में जाके अदर भी सेशंस कवर कर लो, जैसे अभी एक्ट्स एंड पॉलिसीज का है या नॉक्टर्नल स्पीसीज वगैरह है वो कवर कर लेना। बाकी भी और भी सेशंस है। एंड यस, इवन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऐप कि जहाँ पे डिफरेंट आपको लेक्चर्स फ्री लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है सो दिस इज़ अ गुड टाइम। अराउंड 29,999 में आपको पूरे 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यू कैन यूज़ दिस कोड सुमित के लाइव। अब न्यू बैचेज जो है वो अभी स्टार्ट हो ही जा रही है। तो आप पूरा यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इवन एनवायरनमेंट का कंप्लीट बैच एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विद आंसर राइटिंग में प्रॉपरली अभी शुरू करने वाला हूँ। तो जून 15 से भी बैच है और इवन आज से भी मतलब 10 जून से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन दिस with the plus classes. Okay, so thank you all of you. See you in the next session.